Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the ovarian cyst part 2. तो पार्ट 1 में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था द इंट्रोडक्शन पार्ट, डेफिनेशन, देन इट्स कॉजेस, टाइप्स एंड पैथोफिजियोलॉजी. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, इट्स नर्सिंग डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड देयर कॉम्प्लिकेशंस. सो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ओवेरियन सिस्ट क्या है. सिंपली थोड़ा सा देख लेते हैं. सिस्ट मीन्स होता है गांठ बन जाना. ओवरीज आपकी यूट्रस के पास होती हैं. यूट्रस आपका एक कह सकते हैं मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर किसी बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है. सो इसको हम हिंदी में बच्चेदानी भी बोलते हैं. इससे अटैच आपको आलमंड शेप की दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, राइट एंड लेफ्ट. इन दोनों को हम ओवरीज बोलते हैं. इनका मेन फंक्शन है कि ये एक स्पेशल सेल्स को बनाती है, सेल को बनाती है. ये सेल है आपका ओवा या ओवम. इस ओवम का काम है कि ये स्पर्म से मिल करके एक बेबी को बनाने का काम करता है. सिंपली तो आप कह सकते हो कि ओवरीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर अवर प्रेगनेंसी. अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर कोई गांठ पड़ जाए तो मे भी इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी. सो आज हम इसमें यही देखने वाले हैं कि इस गांठ को या ओवेरियन सिस्ट को हम कैसे पहचानेंगे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स इससे रिलेटेड आ सकते हैं और इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स. सबसे पहले एब्डोमिनल ब्लॉटिंग और स्वेलिंग देखने को मिल सकती है. देखिए स्वेलिंग डिपेंड करती है, मे बी ओवेरियन सिस्ट बहुत बड़ा हो, है ना, जिसकी वजह से स्वेलिंग आपको एब्डोमेन पे देखने को मिल सकती है. फॉर एग्जांपल इस वीडियो में आप देख सकते हो इस इमेज में. इसके अलावा ब्लॉटिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को टच करना और टच करके वो चीज़ जो है वो थोड़ा सा मूव हो रही है. तो सिंपल सी चीज़ है, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर, और अगर आप इसको बाहर से एब्डोमेन के ऊपर से टच करोगे तो मे भी ये थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करेगा या हिलेगा. ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये जो ओवेरियन सिस्ट बना हुआ है, सोचो इसका साइज बड़ा हो गया है पहली चीज. अब साइज बड़ा क्यों हुआ है, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड हो सकता है, इसके अंदर पस हो सकता है, इसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड हो सकता है, इसके अंदर अदर सेल्स हो सकते हैं. ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं. सो ये अपने आप को इधर उधर थोड़ा बहुत मूव कर सकता है टच करने पे. दैट इज ब्लॉटिंग. ओके, नेक्स्ट है आपका पेनफुल बॉवल मूवमेंट. देखो बॉवल में मूवमेंट रिलेटेड टू योर स्टूल है, ठीक है, कि स्टूल पास करने पे आपको प्रॉब्लम होगी. क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखा जाए तो आपकी जो ओवरीज हैं वो यहाँ पे है, यहाँ पे, और सिस्ट इसका ऐसे बन चुका है. ठीक है, अब ये ऐसे जो बन चुका है तो ये आपके इंटेस्टाइन को दबा रहा होगा. ठीक है, अब दबाने की वजह से क्या है, जब स्टूल यहाँ से पास आउट होगा, यहाँ से निकलने के लिए कोशिश करेगा, तो ये आपकी इंटेस्टाइन कंप्रेस होगी, दबेगी, और ज़्यादा कंप्रेस होगी और ज़्यादा दबेगी तो उसमें पेन होगा. तो यही है आपका पेनफुल बॉवल मूवमेंट. नेक्स्ट है आपका पैल्विक पेन बिफोर और ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. देखो पैल्विक मीन्स होता है कमर की हड्डी. ठीक है, तो पैल्विक पेन यानी कि कमर के आसपास आपको दर्द हो सकता है जब आपको पीरियड्स आएंगे. सिंपल सी चीज़ है, पीरियड्स क्यों आते हैं, क्योंकि आपका यूट्रस अपने आप को मूव करता है, हिलाता है. कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यूट्रस के अंदर होता है. सिंपल सी चीज़ है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो ऑलरेडी पीरियड्स में पेन होता है, और जब ये अपने आप को कंप्रेस करेगा, रिलैक्स करेगा, तो हो सकता है सिस्ट इससे थोड़ा सा दबे. ठीक है, या आपके यूट्रस को सिस्ट थोड़ा सा कंप्रेस यानी दबा रहा हो, जिसकी वजह से जब यूट्रस मूव करेगा अपने लेयर को तोड़ने के लिए तो पैल्विक पेन या आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्सेसिव पेन होगा. इसके अलावा पेन होगा ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी कि सेक्सुअली आप जब सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे, क्वाइटस करोगे, सेक्स करोगे, उस टाइम पर भी आपको एक्स्ट्रा पेन फील होगा, क्योंकि उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के टाइम पे लोअर एब्डोमेन में हल्का सा प्रेशर फील हो सकता है. इसके अलावा
सेक्सुअल एक्टिविटी करने पर कोई भी पर्सन या वोमेन मूव कर सकती है, जिसकी वजह से सिस्ट अगर बड़ा होगा तो वो कहीं ना कहीं से कंप्रेस होगा, दबेगा, टच होगा और पेन होगा। नेक्स्ट है आपका पेन इन अ लोअर बैक थाइस। सिंपल सी चीज़ है, यूट्रस की लोकेशन देख लो, वजाइना के पास है, आपके थाइस के पास है, तो यहाँ पे आपको पेन देखने को मिल सकता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस देखने को मिलेगी, यानी कि ब्रेस्ट टाइटनेस, ब्रेस्ट का थोड़ा साइज में भी बढ़ जाए। इसका रीज़न ये है कि सिंपली एक सिस्ट जिसका साइज इंक्रीज हो रहा है, उसका साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो साइज इंक्रीज मेनली हो रहा है बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन लेवल। ओके, तो ईस्ट्रोजन आपके अंदर आपकी बॉडी के सेल्स का साइज को इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे जो साइज इंक्रीज हो रहा है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपकी ओवरीज के अंदर कुछ अंडे बनते हैं, कुछ सेल्स बनते हैं जिनको हम लोग फॉलिकल्स बोलते हैं। वो फॉलिकल्स आपके ओवरी के अंदर ओवम को बनाने का काम करते हैं, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जब वो ग्रो हो रहे होते हैं तो वो ईस्ट्रोजन लेवल को भी इंक्रीज करते चले जाते हैं। ये एक तरह का हार्मोन है जो आपके सेल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जब एक्स्ट्रा फॉलिकुलर सिस्ट बन जाएगा, पिछले वीडियो में देख लेना, मैंने आपको बताया कि फॉलिकुलर सिस्ट भी बनता है। एक्स्ट्रा फॉलिकुलर सिस्ट बन जाएगा, फॉलिकल्स एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएंगे, तो वो एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन को रिलीज करने लगेंगे और जिसकी वजह से ब्रेस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो सकता है, टाइटनेस हो सकती है और पेन भी हो सकता है। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, मे बी इस सिस्ट के पेन की वजह से, या हो सकता है कहीं ना कहीं से हल्का सा ये रप्चर हो गया हो, इधर उधर इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ सकता है और नोजिया, वॉमिटिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेट गेन। सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको बता दिया कि ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है और ईस्ट्रोजन आपके बॉडी के सेल्स का साइज बढ़ा देगा, तो आपका वेट गेन भी इंक्रीज हो जाएगा। फैटीग एंड वीकनेस फील होगा जब आप ठीक से खा नहीं पाओगे। तो सिंपल सी चीज़ है, हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ अगर हो जाती है तो हमारी अंदर की भूख जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे हंगर की ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो करके इन्फेक्टेड एरिया में या प्रॉब्लमेटिक एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जाने लगती है, जिससे कि वो प्रॉब्लमेटिक एरिया ठीक से जल्द ठीक हो जाए और रिकवर हो जाए। ठीक है, तो हमारी भूख कम हो जाएगी जिसकी वजह से हमें फैटिक और वीकनेस आ जाएगा। देखो यहाँ पे एनोरेक्सिया मैंने लिख दिया है। इसके अलावा हेयर ग्रोथ होने लगेंगे, इंक्रीज द लेवल ऑफ द हेयर ग्रोथ। देखो हेयर ग्रोथ इसलिए हो रही है क्योंकि जो सिस्ट निकल रहा है वो इंसुलिन लेवल को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब इंसुलिन लेवल जो होता है वो एक तरह का हार्मोन है, वो डिक्रीज होता है तो वो एक एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन को इंक्रीज करता है। पहली चीज़, हमारी बॉडी के अंदर जो हेयर्स निकलते हैं वो बहुत कम मात्रा में निकलते हैं या लिमिटेड निकलते हैं, ठीक है, गर्ल्स के अंदर, तो वो एंड्रोजन निकाल रहा होता है। ठीक, क्योंकि हमारे अंदर का इंसुलिन टाइम पे एंड्रोजन लेवल को यानी कि एंड्रोजन नाम के हार्मोन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ लिमिटेड हेयर्स होते हैं, बॉयज़ की तरह बहुत ज़्यादा हेयर्स नहीं होते हैं। अब अगर जब ये सिस्ट बन रहा है, फॉलिकल सिस्ट बन रहा है, ये हमारे इंसुलिन लेवल को डिक्रीज कर दे रहा है, जिसकी वजह से एंड्रोजन लेवल अपने आप इंक्रीज हो रहा है और हद से ज़्यादा यानी कि अनलिमिटेड हेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं बॉडी पे। नेक्स्ट आते हैं हेडेक। फीवर होगा तो हेडेक भी हो जाएगा। ब्लॉटिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके अलावा स्किन कलर चेंजेस देखने को मिल सकता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ब्रूजेस इसको बोलते हैं, जब आपकी स्किन ब्लूइश रेडिश हो जाती है, दैट इज ब्रूजेस ऑफ द स्किन। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिस्ट की वजह से कैपिलरी दब रही है, ब्लड सप्लाई दब रही है सिस्ट के एरिया की, और ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो रही है, जिसकी वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिस्ट से ब्लीडिंग तब होगी जब वो सिस्ट रप्चर यानी फट जाएगा, तब उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग के साथ साथ ये बहुत इरिटेशन कॉज कर सकता है, बहुत एक्सेसिव पेन कॉज कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा फीवर आ सकता है। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सीवियर शार्प पेन होगा अगर वो रप्चर हो गया तो।
बहुत तेज फीवर आएगा, सेम चीज रप्चर हो गया तो। रैपिड ब्रीदिंग, सांस लेने में कभी कदार दिक्कत भी हो सकती है, या तेजी से आप सांस लोगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा थक जाते हो वैसे आप तेज तेज सांस लोगे क्योंकि पेन बहुत तेज हो रहा है। तो ये सारे कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि आप क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करोगे। फर्स्ट है आपका हिस्ट्री कलेक्शन। एज ऑलवेज हिस्ट्री कलेक्शन में आप वो सारी चीज़ें पूछ लोगे जो कॉजेस करा सकती हैं, किसके, ओवेरियन सिस्ट के। फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन की एज पूछ लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कॉजेज में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं आप देख सकते हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉजेज में दिखा देती हूँ। मैं आपको यहाँ पे देखो रिस्क फैक्टर और कॉजेज में मैंने आपको क्या क्या बताया हुआ है। हो सकता है कि इससे पहले कोई कैंसर हुआ हो, उसकी ट्रीटमेंट चल चुकी हो। मदर की एज पूछ सकते हो या वुमेन की एज पूछ सकते हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एज हो, एज ज़्यादा होने की वजह से वो ओव्यूलेशन की कोई मेडिसिन खा रही हो जिसकी वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई हो। इसके अलावा हो सकता है कि कोई एंडोक्राइन यानी कि हार्मोनल मेडिसिन वो खा रही है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछ लोगे, सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। तो वाइटल साइंस आप चेक करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज्ड, पल्स इंक्रीज मिलेगी, रेस्पिरेशन इंक्रीज मिलेगा, बीपी भी आपको इंक्रीज मिल सकता है या डिस्टर्ब मिल सकता है। हेड टू टो एग्जामिनेशन देख लोगे तो हेड में हेडेक हो जाएगा पर्सन को। देन फेस उसका अगर देखोगे तो पेल, डलनेस, कंफ्यूजन मिलेगी आपको। उसके बाद ब्रेस्ट देखोगे तो ब्रेस्ट में टेंडरनेस मिलेगी। वेट देखोगे तो वेट इंक्रीज मिलेगा। देन जेनाइटल ऑर्गन देखोगे तो उसमें ब्लीडिंग मिल सकती है। एब्डोमिनल एरिया देखोगे तो उसमें आपको स्वेलिंग मिल सकती है, वो ब्लू कलर का साइन स्किन पे मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना। इसके अलावा आ जाते हैं अल्ट्रासाउंड। जब आप कराओगे तो आपको कुछ इस तरह की इमेज देखने को मिलेगी। अब ये मैं आपको शेप दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है आपकी ओवरी, आउटर लेयर, और इसका साइज आपको एबनॉर्मल देखने को मिल रहा होगा, और साइज के साथ साथ आपको ये सिस्ट भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो सिस्ट भी इजीली आप देख सकते हो। वंस यू गेट द सिस्ट यू शुड टेक द CT स्कैन एंड MRI टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज कैंसरस और नॉट। देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये कैंसरस हो भी सकता है। वैसे सिस्ट नॉन कैंसरस होते हैं लेकिन मे भी वो कन्वर्ट हो जाए, हु नोस। ठीक है, तो इसके कंफर्मेशन के लिए CT स्कैन एंड MRI आप करा लोगे। नेक्स्ट आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में वो सारी चीज़ें करा लोगे, CBC, HB, TLC, सॉरी वो WBC काउंट इन्फेक्शन को देखने के लिए, बाकी प्रेजेंस ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें आप करा लोगे। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव निकलता है तो मे बी ये सिस्ट रिलेटेड टू कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट हो। टाइप्स ऑफ दिस सिस्ट में पिछले वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ दिस सिस्ट में पढ़ाया था। कॉर्पस ल्यूटियम नाम का एक सिस्ट होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट एक बार यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है लेप्रोस्कोपी। ये एक तरह का विजुअलाइजेशन होता है जिसमें हम लोग एब्डोमेन को थोड़ा सा कट करते हैं और उसके अंदर डालते हैं लेप्रोस्कोप। लेप्रोस्कोप में एक कैमरा लगा होता है और वो आपके ओवरीज क्या आपके आसपास के सारे एब्डोमिनल के एरिया, पेल्विक एरिया को आइडेंटिफाई करता है वेदर देयर इज एनी एबनॉर्मल ग्रोथ एट द सराउंडिंग एरिया और नॉट। ठीक है, किसी भी सराउंडिंग एरिया में कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं आ गई है, या सिस्ट कितना बड़ा है, क्या वो रप्चर हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो उठते हैं हमारे दिमाग में वो लेप्रोस्कोपी से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ मेडिकल मैनेजमेंट। तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि सिस्ट जो है बहुत जल्दी अपना साइज नहीं बढ़ाता है। छोटे साइज के भी सिस्ट होते हैं, बड़े साइज के भी सिस्ट होते हैं। तो पहले हमें ऑब्जर्वेशन करना है। क्यों ऑब्जर्वेशन करना है? क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी हार्मोनल कंट्रोल पिल्स। ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल्स। तो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि अगर इससे कवर अप हो जाता है देन इट इज वेल एंड गुड, अगर इससे कवर अप नहीं होता है देन वी शुड मूव टू दी सर्जरी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन किया, देन हमने स्टार्ट कर दिया हमारा दिस इज हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स। सो इसके लिए मेनली हम लोग फॉलो करते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड पिल्स, जो कि हमारे ईस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करती है। लाइक वो बहुत ज़्यादा सप्रेस
नहीं करती है, उसके लेवल को मेंटेन करके रखती है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करके रखती है, ये सारी चीज़ें करती हैं। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स हम दे सकते हैं, पेन किलर्स। एनाल्जेसिक्स हमारी पेन किलर्स होती हैं जैसे मॉर्फिन सल्फेट, जिसकी हेल्प से पेशेंट को जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन हो रहा है देन वो ठीक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, अगर इससे मैनेज हो जाता है ठीक है। अदरवाइज हम आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट पे। सबसे पहले आपका है ओवेरियन सिस्टेक्टमी। तो ओवेरियन सिस्टेक्टमी क्या है? ये एक तरह का सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम लोग केवल और केवल सिस्ट को रिमूव करने का ट्राई करते हैं। कहाँ से? ओवरीज से, ठीक है, अंडर द प्रोसीजर ऑफ द लैप्रोस्कोपी, है ना। लैप्रोस्कोपी के प्रोसीजर के अंडर में ही आप ये काम करोगे, अदरवाइज आप ये प्रोसीजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोसीजर करने के लिए आपको एब्डोमेन के थ्रू ही कट करना पड़ेगा। जब हमने लैप्रोस्कोपी कर ली है, इसके साथ साथ हम एक और होल करते हैं, दूसरे होल से हम अपनी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। और अगर यहाँ पे कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है तो हम उस सर्जरी में क्या करते हैं कि पहले इस एबनॉर्मल ग्रोथ को हम इसको कट करते हैं, कट करने के बाद इसका सारा फ्लूइड निकाल देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? ये सिस्ट हो जाता है छोटा। जब इसके अंदर से सारा फ्लूइड निकल जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो छोटा होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी से अटैच होता है एक बैग, और ये सारा प्रोसीजर कट करने का बैग के अंदर किया जाता है, जिससे कि जितना भी इन्फेक्टेड फ्लूइड निकले वो सीधे सीधे उस ट्रांसपेरेंट बैग के अंदर गिरता चला जाए, ठीक है। उसके बाद इसको कट करके रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद इसी बैग में डाल देते हैं एंड देन इसी होल से इसको रिटर्न बैक बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और ये प्रोसीजर हम लोग बिना लैप्रोस्कोपी के नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो लैप्रोस्कोपी की गई थी, फिर ये बड़ा सा देखो ये ओवरी के अंदर कितना बड़ा सिस्ट है, इस सिस्ट को कट किया गया, देखो ये सिस्ट को कट किया गया, इसका सारा फ्लूइड उस बैग में निकाल दिया गया होगा। देन इस सिस्ट के पूरे एरिया को जो बचा हुआ इसका कह सकते हैं एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, उसको भी रोल आउट करके बाहर निकाल दिया गया। इस तरह से ये प्रोसीजर हमने फॉलो कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं ओवेरियनेक्टमी या ओवेरियोटमी, ठीक है। टमी मीन्स होता है रिमूवल। तो पूरी ओवरीज को, चाहे वो एक ओवरी हो, चाहे बोथ ओवरी हो, चाहे एक ओवरी में सिस्ट हो, चाहे दोनों में सिस्ट हो, रिमूवल ऑफ कंप्लीट ओवरी इज नोन एज ओवेरियोटमी। नेक्स्ट आ जाते हैं लेप्रोटमी। तो लेप्रोटमी एक तरह का सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि क्या कर रहा है, इंसिशन कर रहा है। देखो सिंपल सी चीज है, लेप्रोस्कोपी लेप्रोटमी एक ही चीज है। लेप्रोस्कोपी में हम लोग छोटा होल करते हैं, लेप्रोटमी में हम लोग एब्डोमेन को बड़ा सा कट कर देते हैं, ठीक है। तो लेप्रोटमी हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर सिस्ट बहुत ही बड़ा है जो कि आप नॉर्मली लेप्रोस्कोपी के थ्रू या ओवेरियन सिस्टेक्टमी के थ्रू नहीं कर सकते हो, तो आपको लेप्रोटमी यानी कि एब्डोमेन को कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद उस पूरे बड़े से सिस्ट को कट करके बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट आ जाता है आपका हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी हम तब करते हैं जब वो सिस्ट इन्फेक्टेड सिस्ट है और वो आपके यूट्रस को भी हार्म कर रहा है, आपके ओवरीज को भी हार्म कर रहा है। तो हम लोग यूट्रस, पूरे यूट्रस को और पूरी ओवरीज को कट करके बाहर निकाल देते हैं, डेट इज हिस्टेक्टमी। सो ये था हमारा सर्जिकल इंसिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में मेनली मोस्ट कॉमन वाइटल साइंस, उसके बाद आपको हार्मोनल थेरेपी अगर आप दे रहे हो तो आपको टाइमली उसको देना है, पेशेंट को स्किप नहीं करना है। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते रहना है, जैसे पेन किलर, एंटीपायरेटिक्स अगर आपको देना है दे सकते हो, एंटी एमेटिक्स दे सकते हो अगर नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है एक्सेसिव तो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को एजुकेट कर सकते हो, सर्जरी करने से पहले पेशेंट का माइंड मेकअप कराना है, ठीक है। उसके अलावा प्री ऑपरेटिव केयर करनी है, पेशेंट की सारी चीज़ें देखनी है, नॉर्मल उनका ब्लड है कि नहीं है, ब्लड अरेंज करना है, कंसर्न पे साइन कराना है, एक्सप्लेन करना है पूरा प्रोसीजर, उसके बेनिफिट्स बताने हैं। कैथेटराइजेशन करोगे, कैथेटर केयर करोगे आफ्टर सर्जरी, ठीक है। तो पेशेंट उठ करके टॉयलेट करने नहीं जा सकता तो कैथेटर डालना पड़ेगा। इसके अलावा मेंटेन करना है इनपुट आउटपुट चार्ट, कितना यूरिन बाहर निकल रहा है, किडनी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें करोगे। डाइट प्लान मेंटेन करके रखोगे, उसको सेमी सॉलिड या लिक्विड डाइट दे सकते हो, क्योंकि पेशेंट को ऑपरेशन हुआ है तो आपको थोड़ा सा लिक्विड डाइट देना होगा। देन
इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखना है। अगर सर्जिकल इंसिशन हुआ है तो सर्जिकल केयर करनी है, क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी सर्जरी हुई है वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। कंफर्ट डिवाइसेस भी देने हैं। पेशेंट को पेन इतना हो रहा होगा कि वो आराम नहीं कर पाएगा तो एक्स्ट्रा पिलो दे सकते हो, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स दे सकते हो, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। हाइजीन मेंटेन करके रखना है। पेशेंट सेल्फ केयर नहीं कर पाएगा, उसकी हाइजीन, उसके ओरल केयर, उसके हेयर केयर, जो भी आप कर सकते हो वो आप करो। एजुकेट करना है, उसके कह सकते हो कि डिस्चार्ज होने से पहले उसको सारी की सारी फॉलोअप केयर बता देनी है। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स में आप क्या कर सकते हो? अर्ली डिटेक्शन, ये तो हम सभी को करना चाहिए। हर 6 महीने में हम लोग को क्या करना है? अपने होल बॉडी चेकअप कराते रहना है। प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज करते रहोगे तो हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन अच्छे से कर पाएगी। स्पेशल केयर देनी है या स्पेशल ट्रीटमेंट देना है या एजुकेशन देना है पोस्ट मेंस्ट्रुअल मदर को जिनकी एज हो चुकी है 40 से अबव, ठीक है? तो उनका पोस्ट मेंस्ट्रुअल कौन होते हैं? जिनका पीरियड्स ऑलमोस्ट रुक चुका होता है हमेशा के लिए, ठीक है? तो उनके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आने की चांसेस होते हैं। मोर फोकस करना है वुमेन पे जिनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ चल रही है, रिप्रोडक्टिव एज चल रही है, यानी कि वो जिनको पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है, जो चाइल्ड बर्थ कर सकती हैं। उनको अपने डाइट और केयर पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिसकी वजह से उनके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस ना हो और वो ठीक रहें। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ अगर किसी को हो गई है, सिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसको एजुकेट करना है कि किस तरह से वो अपने आप को या अपनी बॉडी के वेट को नॉर्मल रख सकती है, अपने आप को नॉर्मल रख सकती है, कैसे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ से बच सकती है, ये सारी चीज़ें कर सकती है। अगर ये सारी चीज़ें वो नहीं करेंगे देन क्या प्रॉब्लम आ सकती है? वो जो नॉर्मल सा सिस्ट था वो ट्यूमर भी बन सकता है, दैट इज़ नोन एज मैलिग्नेंसी। इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि जो ऑर्गन आपका अंडा बना रही है, फीमेल एग बना रही है, उसी के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है। सेप्टिसीमिया तब हो सकता है जब वो सिस्ट फट जाए और पूरे इन्फेक्टेड सिस्ट का जो भी मटेरियल होगा वो इधर उधर फैल जाए, देन जिसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिक या सेप्टिक शॉक हो सकता है ना, और डेथ हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। देख लो मैंने इसमें बहुत सारी, टोटल मैंने 12 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई है, तो आप आराम से मेरी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैंने पहले हाइपोथर्मिया बनाई है क्योंकि उसको फीवर आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि उसको इन्फेक्शन हो रहा था। कैसे पता चला? एज एविडेंस बाय द इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट उसको एक्यूट पेन हो रहा था। देखो पेन डिपेंड करता है, अगर छोटा सिस्ट है तो मे बी उसको कम पेन हो, ठीक है, इसलिए मैंने क्रोनिक पेन ना डाल करके एक्यूट पेन डाला है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू दी स्वेलिंग है, उसको कैसे पता चल रहा है? फेशियल एक्सप्रेशन से। ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो सकती है, चाहे इंक्रीज हो सकती है चाहे डिक्रीज हो सकती है, रिलेटेड टू दी शार्प पेन। बहुत ज़्यादा शार्प पेन हो रहा था उसको, कैसे पता चला? पेशेंट की डिफिकल्टी हो रही है या रैपिड ब्रीदिंग से पता चला। इसके अलावा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो रहा है क्योंकि एनोरेक्सिया था उसको, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एज एविडेंस बाय डिक्रीज द डाइटरी इनटेक। कम खाना खा रहा है, ठीक है, खा रही है। देन एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिजीनेस, चक्कर आ रहे थे उसको इसलिए एक्टिविटी नहीं कर पा रही है, एज एविडेंस बाय डिक्रीज इन डेली एक्टिविटी। नेक्स्ट आ जाओ, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न। जब इतना पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो कहाँ सो पाएगी वो? डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू सर्जरी। अब मान लो सर्जरी के बाद की बात करें अगर, तो सर्जरी की वजह से पेन है, वहां पे नहीं सो पा रही है, एज एविडेंस बाय द अवेकिंग ऑफ द पेशेंट एट नाइट। रात भर वो जाग रही थी। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, सर्जरी हुई है भाई, अगर आप केयर नहीं करोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, रिलेटेड टू सर्जिकल स्कार एज एविडेंस बाय रेडनेस एट द सर्जिकल साइट, ठीक है। देन सेल्फ केयर डेफिसिट, अपनी केयर नहीं कर पाएगी, रिलेटेड टू द सर्जरी एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बल कंसेंट, मतलब पेशेंट बता रही है कि मैं अपनी केयर नहीं कर पा रही हूँ। डिस्टर्ब सेल्फ इमेज रिलेटेड टू इंक्रीज इन अ बॉडी वेट, बहुत ज़्यादा बॉडी वेट बढ़ता चला जा रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज अगर होगी तो उसमें बॉडी वेट एक्सेसिव होता चला जाएगा, एज एविडेंस बाय डिप्रेसिव मूड। देन एंजाइटी, सिंपल सी चीज़ें, इतने कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो एंजाइटी होगी, रिलेटेड टू द इनफर्टिलिटी, उसको ये लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं कभी प्रेग्नेंट ना हो पाऊँ, एज एविडेंस बाय सीवियरिटी ऑफ दी सिस्ट। जिस तरह से सिस्ट का साइज बढ़ रहा है तो ऐसा उसको लगेगा कि कहीं उसे इनफर्टिलिटी ना हो जाए।
इसके अलावा डिस्टर्ब कोपिंग पैटर्न, जिसकी वजह से वो कोप अप नहीं कर पा रही है। डिस्टर्ब कोपिंग पैटर्न रिलेटेड टू द चेंज इन द हेल्थ स्टेटस एज एविडेंस बाय डिप्रेसिव मूड। नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन एंड हॉस्पिटलाइजेशन एज एविडेंस बाय क्वेश्चनिंग ऑफ द पेशेंट। तो ये था आपका सारा मैनेजमेंट, एंड इसके अलावा मैंने आपको नर्सिंग डायग्नोसिस भी लिखवा दी हैं पूरी 12। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी ना कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, नोट्स अच्छे लग रहे हैं या एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबको शेयर कीजिए, जिससे कि सब लोग पढ़ पाए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।